जय माता दी। जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आए लेकिन आप रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला समय ये 2025 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए और आपके जीवन में जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सब पूरी हो। अब सबसे पहले आज हम यहाँ तुला राशि के बारे में डिस्कस करेंगे। लिब्रा के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो होगा ये ट्रांजिट के हिसाब से हमारे प्रिडिक्शन रहेंगे, यानी जनरल जो भी तुला राशि वाले हैं जिनका ये गोचर रहेगा वो सब इसको देख सकते हैं। लेकिन आपके फाइनल प्रिडिक्शंस, आपकी फाइनल रेमेडीज कि आपकी विशेष खुद की कुंडली क्या कहती है, उसमें आपके ग्रह कैसे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सटीक भविष्यवाणी मिले तो आप अपनी कुंडली का भी निरीक्षण कराएं। आप किसी भी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का निरीक्षण करा सकते हैं। आप चाहें तो हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि तुला राशि जो होती है इसे हम पहचाने कैसे। देखिए, आप अपना चार्ट खोलें और जहां पर भी आपको लगता है कि आपका मून बैठा हुआ है वहां कौन सा नंबर लिखा है। जैसे ये तुला राशि है तो जब आपका चंद्रमा इस जगह पे होगा यानी 7 नंबर पे, तो आपकी राशि तुला मानी जाएगी। अगर आपका चंद्रमा यहाँ है तो आपकी राशि स्कॉर्पियो होगी। इसी तरीके से चंद्र कहाँ पे बैठे हैं उस हिसाब से ये राशिफल देखा जाता है। एक और चीज, ये जो हम राशिफल देख रहे हैं ये आपकी जन्म राशि और साथ साथ ही आपकी चंद्र राशि के आधार पर रहेगा। आइए अब हम शुरू करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले जब हम तुला राशि का चार्ट देखते हैं तो ये फर्स्ट हाउस होता है जिसे हम असेंडेंट कहते हैं, लगन यानी हमारी खुद की पर्सनैलिटी, हमारा ऑरा। फिर हम सेकंड हाउस में इनके जो देखते हैं हमारा धन भाव भी होता है, हमारे परिवार के लिए भी होता है, तो यहाँ पर बुध विराजमान है। थर्ड में हम आते हैं तो यहाँ पर सूर्य विराजमान है। इनके फिफ्थ हाउस में जो बहुत ही अच्छी पोजीशन में है शुक्र और शनि विराजमान है। साथ साथ इनके सिक्स हाउस में राहु है, एट्थ में गुरु है और 10th हाउस में इनके मंगल विराजमान है और 12th अंतिम जो हाउस होता है उसमें केतु विराजमान है। हमने इस पूरे वीडियो को तुला राशि वालों के लिए 8 सेगमेंट्स में बांटा है कि यानी हम आपकी लाइफ में जो जो चीजें हैं, आइदर प्रोफेशनल और पर्सनल, या आपकी हेल्थ हो या आपका करियर हो या आपके रिश्ते हो, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ आपकी 2025 में कैसी रहने वाली है। देखिए, जो हमारी लगन होती है ये हमारी इम्यूनिटी को शो करती है। ये जो हमारा चार्ट है ये जनवरी को लेकर बनाया गया है, लेकिन पूरे साल में अगर हम देखते हैं तो जो आपकी स्थिति है यहाँ पर 7 नंबर रहेगा। और आपकी हेल्थ के बारे में देखने के लिए जो यहाँ का स्वामी है यानी जो आपके वीनस है शुक्र, वो यहाँ पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो ये जो स्थिति है लग्नेश का पंचम भाव में होना यानी केंद्र का त्रिकोण से संबंध होना एक अच्छा साइन है कि आपकी हेल्थ इस साल काफी अच्छी रहने वाली है। लेकिन छोटी मोटी चीजें जैसे होती हैं, जैसे बुध आपके अभी सेकंड भाव में है, इसके बाद यहाँ पर बुध का परिवर्तन होगा 4 जनवरी के बाद और वो इस हाउस में आएंगे। तो जब बुध का परिवर्तन होगा और वो थर्ड हाउस में आएंगे तो थोड़ा सा आपको अपनी स्किन को लेकर ध्यान रखना है। और जो एक मॉरल आपकी चीजें होती हैं, जो हम कहते हैं कि हमारा ऑरा स्ट्रांग रहे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे, यानी आपकी मेंटल हेल्थ, वो भी थोड़ा सा केतु से इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी हेल्थ ठीक ठीक रहेगी, लेकिन आपको अपनी स्किन का और अपने स्टमक और साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, लव और रिलेशनशिप का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारा ये हाउस होता है पंचम भाव देखा जाता है। अगर शुक्र राशि वालों के लिए देखें तो वैसे ही जो उनके देवता होते हैं, जो उनके लग्नेश हैं, जो उनके स्वामी होते हैं वो वीनस होते हैं। और वीनस ही लाइफ में लव, सेक्स, प्लेजर, घूमना फिरना, सारी लग्जरी देने वाला ग्रह माना गया है। तो जो फिफ्थ हाउस होता है इसी से हम आपका लव लाइफ देखेंगे। यहाँ के जो स्वामी हैं शनि हैं। और देखिए, शनि की स्थिति अगर मैं शुरू में कहूं, क्योंकि इस साल कुछ ग्रह बदल रहे हैं, जैसे शनि का ट्रांजिट होगा, शनि 30 मार्च को कुंभ से और मीन में प्रवेश करेंगे। तो अगर शुरू की मार्च से शुरू की मैं पहले की स्थिति देखती हूँ, अप्रैल से पहले पहले की, तो आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। क्योंकि जो इसके शनि हैं, जो आपके इसके देवता हैं, वो कहीं ना कहीं स्वयं के ही हाउस में बैठे हुए हैं। और जो लव लाइफ डिपेंड करती है वो आपके लग्नेश पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि लग्नेश यानी आप स्वयं, और ये जो आपके लवर हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो यहाँ पर शनि है। तो दोनों में ही एक अच्छा
भाव बना हुआ है, इमोशनल अटैचमेंट बना हुआ है, तो यहाँ शनि शुक्र और आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। लेकिन जब शनि का ट्रांजिट होगा और शनि की स्थिति कुंभ से निकलकर मीन में आएगी, तो जो आपकी लव लाइफ है इफेक्ट कर सकती है। 30 मार्च के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप आर्ग्यूमेंट में ना जाएं, क्योंकि शनि यानी आपका लव आपके 6 हाउस में आ जाएगा, और जो 6 हाउस होता है वो कहीं ना कहीं शत्रु का, ऋण का, आर्ग्यूमेंट्स का माना जाता है। तो इस तरीके से इस साल यहाँ पर कहीं ग्रह बदल रहे हैं, जैसे शनि बदल रहे हैं, ऐसे गुरु की भी स्थिति चेंज होने वाली है। गुरु अभी यहाँ पे है, आप देखिए अष्टम में है और वृषभ यानी टॉरस में है। 15 मई के बाद गुरु का भी जो स्थान परिवर्तन होगा वो मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, और मिथुन में प्रवेश करने के बाद भी आपकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आएंगे। इसी तरीके से राहु केतु की जैसे स्थिति है, राहु हमेशा उल्टे चलते हैं, तो राहु जो अभी मीन में है वो उसके बाद पंचम में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ जो केतु की भी स्थिति है वो कन्या से और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब हम देखते हैं आपका मैरिज वाला भाव। देखिए, मैरिज के लिए 7th हाउस देखा जाता है, और शादी हो, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, तो ये सब बहुत डिपेंड करता है। तो आपके जो सप्तमेश हैं यानी 7th हाउस के जो आपके स्वामी हैं वो मंगल हैं। देखिए, इनकी स्थिति इस समय ये 10th हाउस में है और नीच के होकर मंगल और वक्री अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ जो शुक्र है ये आपकी लगन भी खाली है। तो मैरिड लाइफ के हिसाब से जो स्थितियां हैं मैं बहुत अच्छी नहीं कहूंगी, कम से कम 21 तारीख तक, जनवरी में 21 तक। उसके बाद जब राशि परिवर्तन होगा, चीजें परिवर्तन होंगी, तो आप मान के चल सकते हैं कि मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। लेकिन इनिशियल जनवरी के टाइम में, साल के शुरुआती दौर में कम से कम 20 दिन आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। हो सकता है जो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो थोड़े बिजी रह सकते हैं, तो आपको उस चीज को समझ कर चलना है। इसके बाद जब हम करियर की बात देखते हैं, करियर भाव देखिए, जो हमारा कर्म क्षेत्र होता है, कर्म भाव जो हमारा होता है वो 10th हाउस माना जाता है। ये 10th हाउस है और इसको हम कर्म क्षेत्र मानते हैं। इसके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा बहुत ही फास्ट मूव करने वाले होते हैं। 2 से 2.5 दिन में वो काफी चंचल होते हैं और अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो आपके कर्म क्षेत्र में अभी मंगल बैठे हुए हैं, लेकिन जो मैं स्थिति देख पा रही हूं, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं जो सूर्य हैं सक्रांत के दिन 14 जनवरी के दिन यहां से और यहां प्रवेश कर जाएंगे, जो आपका ये वाला एरिया है, तो 14 जनवरी तक कर्म में बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छे आपको फल मिलने वाले हैं, लेकिन उसके बाद सूर्य की सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। और अगर हम गुरु की भी स्थिति देखते हैं, गुरु अभी यहाँ पर अष्टम में है, और जैसे जैसे गुरु की स्थिति बदलेगी, अभी गुरु यहाँ बैठ के सीधे आपके धन भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, और जब गुरु 15 मई के बाद बदलेंगे तो आपके भाग्य में आ जाएंगे। तो किसी भी तरीके का अगर आप मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, या किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने काम में, या आप नौकरी में भी परिवर्तन चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो वो जरूर आपके 15 मई के बाद काफी उसके अच्छे योग बनेंगे। तो अभी एक शांत वातावरण में आप काम करें, मेहनत करते रहें, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद आपकी स्थिति जब गुरु भाग्य में प्रवेश करेंगे, यानी मिथुन में जब गुरु आ जाएंगे टॉरस से, तब वो आपके लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और विशेष चीज यहाँ पर बनी हुई है कि आपकी लग्नेश का और पंचम का कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा तालमेल बना हुआ है, संयोग है, क्योंकि दोनों ही त्रिकोण में बैठे हुए हैं। दोनों की ये जो स्थिति है ये एक राजयोग बनाती है। तो आप अगर लाइफ में चाहें, मैरिड लाइफ में, या आप कुछ शॉपिंग करना चाहें या किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो ये जो योग हैं आपके शनि और शुक्र के, ये बहुत प्रबल हैं और आपकी काफी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। लेकिन ये चीज आपको 30 मार्च से पहले पहले करनी है, क्योंकि शनि की स्थिति आगे जाके बदल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस। देखिए, जो बिजनेस है वो भी आपका डेफिनेटली 10th भाव से ही देखा जाता है, और कहीं ना कहीं हम उसको 9वें भाव से भी देख सकते हैं। इसके साथ जो आपका फाइनेंस है वो दूसरे भाव से देखा जाता है, जो जहां पर अभी बुध विराजमान है। बुध की स्थिति ठीक ठीक है, क्योंकि वो शत्रु के घर में है। लेकिन अगर मैं पैसे की बात करूं, फाइनेंस की बात करूं, तो डेफिनेटली तुला राशि वालों के लिए पूरा ही साल काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अभी गुरु की दृष्टि सीधी इन पर जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सेविंग्स कर सकते हैं, किसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो इनकी डे टू डे इनकम है वो भी इनकी बढ़ सकती है, क्योंकि जो सूर्य हैं, जो हमारे हम कहते हैं कि इनकम रिसोर्सेज के स्वामी हैं, यहाँ देखिए वो
यहाँ पर बैठे हुए पराक्रम में, लेकिन 14 जनवरी के बाद उनका भी स्थान बदलेगा। तो ऐसे में इनके कर्म की स्थिति, बिजनेस की स्थिति और जो मैं कहूंगी फाइनेंस एक सॉलिड सिचुएशन में है, अनलेस अंटिल आपकी कुंडली के ग्रह क्या कहते हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। इसके साथ साथ ही हम स्टूडेंट्स के बारे में देखते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव देखा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर शुक्र और शनि विराजमान है पंचम भाव में। शुक्र आपके लग्नेश हैं और शनि तो स्वयं के ही घर में बैठे हुए हैं। तो जो बच्चे कोई एग्जाम देना चाहते हैं, कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उस समय जो ये समय चल रहा है 30 मार्च तक का, उसके बाद शनि की स्थिति बदलेगी। उससे पहले पहले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। ये काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं और किसी भी तरीके एग्जाम देते हैं या एडवांस स्टडीज में जाना चाहते हैं या फॉरेन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब शनि यहाँ पे आएगा तो वो सीधे 12th हाउस को देखेगा। जब शनि 12th हाउस को देखेगा तो वो मान के चले कि आपको फॉरेन से किसी ना किसी तरीके की एजुकेशन में हेल्प मिल सकती है, आप बाहर पढ़ने जा सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए, ये जो गोचर है आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। इसके बाद स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं। देखिए, आध्यात्मिक, वैसे शुक्र और गुरु ये दोनों शत्रु राशि होते हैं, एक दैत्य होता है और एक देवता होते हैं। जब हम शुक्र और गुरु की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि तुला राशि वाले, लिब्रा वाले आध्यात्मिक नहीं होते, लेकिन ओवरऑल ये शुक्र, वीनस डोमिनेटिंग इनकी कुंडली होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखिए, गुरु अभी इनके अष्टम में ही बैठे हैं और गुरु लगभग 12-13 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो जो पिछला समय गया है या मई तक का जो टाइम है, कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक रहे होंगे, इनकी नॉलेज बढ़ी होगी और इनको गूढ़ विद्या, गूढ़ रहस्य इन्होंने जाने होंगे। लेकिन आगे जब 15 मई के बाद गुरु की स्थिति मिथुन में आएगी तो मान के चलें कि इनका भाग्य इनका बहुत साथ देगा और ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चीजों से जुड़ेंगे। इनका जो कहते हैं पूर्वार्ध है, पिछले जन्मों का है, वो चीजें इनकी जागेंगी। इनके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद इन पर बना रहेगा और डेफिनेटली ये ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक ज्यादा होंगे। और उस समय 15 मई के बाद इनकी जो धार्मिक यात्राएं हैं वो भी बढ़ सकती हैं। तो सेकेंड हाफ जो इनका रहेगा वो, उसमें ये ज्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लक की, भाग्य। देखिए, हम कितना भी पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, पर अगर भाग्य साथ ना दे तो आप मान के चलें कि हम एक ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकते। आप कितने कारीगर को देख सकते हैं, बहुत आप लोगों को देख सकते हैं जो सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उनका भाग्य जब साथ नहीं देता तो वो सिर्फ एक वो डेली रूटीन में उसी उसमें चलते रहते हैं और उनका जीवन इसी तरीके से चला जाता है। लेकिन जब आपका भाग्य साथ देता है 15 मई के बाद, जैसे मैंने आपको बताया है कि गुरु यहाँ प्रवेश कर जाएंगे, तो ऐसे में तुला राशि वालों के लिए भाग्य इनका बहुत साथ देने लगेगा और कहीं ना कहीं पंचम पर भी दृष्टि होगी। तो एजुकेशन को लेके, अगर वो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, मैरिज लाइफ को लेके, तो इन सब के लिए गुरु का ये परिवर्तन बहुत अच्छा होगा। और जो बहुत समय से इनके काम अटके हुए थे, चीजें नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं गुरु के इस परिवर्तन से इनका भाग्य प्रबल होगा। और मैं अगर देखूं तो आप ये मान के चलें कि लगभग तुला राशि वालों के लिए 20 से 25% तक मैं कह सकती हूँ कि नेगेटिव चीजें रह सकती हैं। लेकिन आगे हम जो देखेंगे कि 70 से 80% जो इनकी स्थिति है 2025 में, वो आप मान के चलें कि इनका भाग्य भी साथ देगा, इनके कर्म भी होंगे। और स्वास्थ्य पर अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो 2025 इनके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ ही एक और विशेष चीज तुला राशि वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि जब शनि परिवर्तन होगा, यानी शनि जब यहाँ आएगा, यानी कुंभ से मीन में प्रवेश करेगा, तो कहीं ना कहीं जो इनके शत्रु हैं वो भी इनसे दबेंगे, क्योंकि 6th हाउस में शनि को, यानी लग्नेश से शनि को छठे घर में बहुत अच्छा माना गया है। और अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे चल रहे हैं तो वो भी समाप्त होने के चांसेस हैं। तो आप ये जो अगला 2.5 साल होगा मार्च के बाद, उसमें अगर आपका कुछ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मुकदमे चल रहे हैं या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, उनका दमन हो सकता है। साथ ही साथ इनिशियल लेवल पे आपके विपरीत राजयोग भी बना हुआ है। जो छठे घर का स्वामी है वो 8वें में बैठा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट हाफ में भी बहुत अच्छे फल देने वाला है। अब हम ऐसा क्या करें कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो, जो छोटी मोटी चीजें हैं। केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, क्योंकि राहु जब 12th से कुंभ में प्रवेश करेंगे और केतु की स्थिति जब हम कहेंगे कि सिंह में आएगी, यानी 11th हाउस में आएगी, तो देखिए राहु कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी लव लाइफ है या जो संतान को लेकर किसी भी तरीके का इशू है, तो ऐसे में 18 मई के बाद, 18th मई के बाद जब राहु यहाँ आ जाएंगे
तो मान के चलें कहीं ना कहीं आपके कामों में अड़चने आने लगेंगी। इसलिए स्टूडेंट्स को मैं बार बार कह रही हूँ, जितने भी उनके एग्जाम हैं, पढ़ाइयाँ हैं, वो पहले ही कर लें, क्योंकि राहु जहां भी बैठते हैं वो कहीं ना कहीं आपके मन में डिस्ट्रैक्शन लाते हैं, कंफ्यूजन लाते हैं, आप किसी गलत कंपनी में जा सकते हैं। तो इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ही केतु यहां तक ठीक था, और केतु जब 11th में भी आएंगे तो भी मैं इन्हें ठीक ही कहूंगी तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि ये उनको एक अच्छी तरीके की अपॉर्चुनिटीज देंगे। लेकिन केतु एक ऐसा प्लेनेट होता है, कहा जाता है कि उसका सिर नहीं होता और वो हमेशा अतृप्त रहता है। तो उनके मन में कई डिजायर्स होंगी, लेकिन 70 से 80% ही वो फुलफिल हो पाएंगी। 100% के चांसेस तुला राशि वालों के लिए मई के बाद किसी भी काम में नहीं रहेंगे। तो आपको करना क्या है, क्योंकि आपके स्वामी शुक्र हैं, तो डेफिनेटली आप कोई भी देवी का मंत्र कर सकते हैं। चाहे तो आप सुबह उठ के, यानी जो गायत्री मंत्र होता है वो सुबह उठ के आप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र करें आप अवश्य ही। इसके साथ साथ ही आप एक कुंजी का स्रोत पढ़ें, तो जो छोटी मोटी आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं वो दूर होंगी। और इसके साथ साथ ही आप फ्राइडे के दिन जरूर से किसी भी सफेद चीज का भोग लगाएं या माता को अनार का भोग लगाएं, इससे भी आपका भाग्य प्रबल होगा। और जो राहु केतु या मंगल की स्थिति है, इसके लिए आप डेफिनेटली एक हनुमान चालीसा करें। ऐसा सब करने से आगे आने वाला समय आपका अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो आप पूछ सकते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू।